हेलो दोस्तों, एक बार आपका पुनः एकलव्य ज्ञानश्री एकेडमी पर स्वागत है। मैं रोहित कुमार गौड़ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञानश्री एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आपका जो ग्रामर के सेक्शन में जो सिंथेसिस का सेगमेंट मैंने चला रखा है उसका मैंने पहला वीडियो दे दिया है, जिसमें आपकी पृष्ठभूमि बनाई गई है, भूमिका बनाई गई है कि सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस के कितने पार्ट्स होते हैं, किन किन पार्ट्स के तहत उनको चेंज करना है। और जो पहला पार्ट्स है जो आपका सिंपल सेंटेंस है, सिंपल में किन किन आधारों पर मैं इसको चेंज करूँगा, तो मैं इसको बता दिया था। लेकिन फिर भी जो कुछ लोग नए देख रहे हैं वो यहाँ से अगर देखना चाहते हैं या फिर पहले अगर थोड़ी भूमिका जानना चाहते हैं तो पहले वीडियो मेरे जाकर देख लेंगे मेरे चैनल पर, ठीक है। तो आप इसका थोड़ा देखिए। सिंथेसिस का मतलब होता है कि कंबाइन, टू कंबाइन। सिंथेसिस का मतलब जोड़ना। सिंथेसिस के ऑपोजिट एक शब्द है जिसको हम एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनालिसिस। सिंथेसिस का ऑपोजिट एक एनालिसिस शब्द है, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, जोड़ना, और एनालिसिस का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ के अलग करना। जोड़ के अलग करने से तात्पर्य यह है कि जो कंबाइन, जो सिंथेसिस काम करता है कि दो वाक्यों को जोड़ के एक में करता है, वही एनालिसिस क्या करता है, एक वाक्य को जोड़ के अलग अलग उसका खंडित करता है, उसका अलग अलग सेंस निकालता है। तो हम पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सिंथेसिस इज टर्म ऑफ ग्रामर। अब इसको परिभाषा देखेंगे। सिंथेसिस होता है इज ए टर्म ऑफ ग्रामर। एक ग्रामर का एक ऐसा टर्म है विच इज यूज्ड टू कंबाइन more than two sentences into one sentence without changing its sense, ठीक है। देखिए सिंथेसिस लिख लेते हैं हम लोग। सिंथेसिस is a term of grammar which is used to combine two or more than two sentences into one sentence, कहने का मतलब यह है कि जो सिंथेसिस है एक टर्म ऑफ ग्रामर है, एक ऐसा ग्रामर का टर्म है विच इज यूज, जो प्रयोग किया जाता है टू कंबाइन में जोड़ने के लिए, टू आर मोर देन टू सेंटेंसेस, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को इनटू वन सेंटेंसेस, एक सेंटेंस में विदाउट, एक लाइन और देख लीजिएगा, फुल स्टॉप नहीं है, विदाउट changing its sense, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस। देखिए मतलब सिंथेसिस एक ऐसा ग्रामर का टर्म है जो हम जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो या दो से अधिक वाक्यों को एक में जोड़ने के लिए करते हैं, और वो भी उसकी बिना किसी अर्थ में परिवर्तन किए हुए। तो ये देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है सिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन या जोड़ना। अब इसको हमने तीन फॉर्म में रखा है, तीन फॉर्म में रखा जाता है इसको। सामान्यतः एक सिंपल होता है जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होते हैं। जो कंपाउंड होता है इसमें दो मतलब दो टेंस से बताने वाली क्रियाएं होती हैं। इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम जोड़ते हैं। जो तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ते हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग क्या होता है, मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। उसमें मैंने बताया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा होता है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा होता है। आप बस इतना समझिए। इसमें समझने वाले बात मैंने फाइनाइट वर्ब भी उसमें बताया, टेंस वर्ब क्या होता है। टेंस वर्ब या फाइनाइट वर्ब का मतलब ये होता है कि जिस क्रिया के माध्यम से है हम किसी टेंस की पहचान कर पाएं। जैसे उसमें लिखा है कि ही शा अ स्नेक, ये आपका वाक्य लिखा है। तो इसमें जो क्रिया है सा,
तो ये क्रिया जो है इसके माध्यम से पहचान पा रहे हैं कि कौन सा टेंस है, तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब इसको कहेंगे। यदि हम इस क्रिया के माध्यम से इसके पूरी की पूरी टेंस की पहचान कर पा रहे हैं कि कौन सा टेंस है, तो ये क्या है, फाइनाइट वर्ब। अगर हम कर दें कि सीइंग ए स्नेक, अगर हम ऐसा कर दें तो आप लोग असमर्थ हो जाएंगे कि कौन सा टेंस है, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कि इसमें कौन सा। सीइंग क्या आप पहचान सकते कौन सा, सीइंग से आप पहचान पाएंगे कौन सा टेंस है, नहीं, बिल्कुल नहीं। सीइंग ए स्नेक कौन सा टेंस है, फिर आप इसको पहचानने में असमर्थ हो जाएंगे। तो ये क्या है, इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्या, नॉन फाइनाइट, अर्थात जिस क्रिया के माध्यम से हम टेंस पहचानने में सक्षम हो, उस क्रिया को या उस पूरे सेंटेंस को नॉन फाइनाइट, उस क्रिया को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जिस क्रिया के माध्यम से हम टेंस की पहचान न कर पाए उसको हम क्या कहें, नॉन फाइनाइट। तो सिंथेसिस में यही होता है कि कई पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका सिंपल हो गया, फिर कंपाउंड हो गया, फिर आपका कॉम्प्लेक्स हो गया, तीन सेंटेंस रहेंगे, इसी को हम चेंज करना होगा। तो जो सिंपल होगा, सिंपल में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब हो सकता है, और जो कंपाउंड है दो या दो से अधिक बताने वाली क्रिया हो सकती है। फाइनाइट वर्ब 2 या 2 से अधिक हो सकता है, लेकिन उसका जो जुड़ाव होगा, दोनों को जोड़ा जाएगा, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ा जाएगा। और जो तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें भी 2 या 2 से अधिक टेंस जो वर्ब हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो जोड़ा जाएगा उसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, वो आप पहले वीडियो में जाएंगे तो आराम से वहां पर देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया है सिंपल, जैसे एक वाक्य आई रीच्ड होम, एक सेंटेंस है, दूसरा में आई टूक, यहां पर आई है, आई टूक ऑफ माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़े उतार दिए, मैंने घर पहुंचा और मैं अपने कपड़े को उतार दिया, ठीक है। तो ये अब तीनों सेंटेंस में हम आपको फॉर्म करके दिखाते हैं, पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कॉम्प्लेक्स। तीनों में यही सेंटेंस को हम तीनों सेंटेंस में फॉर्म करके दिखाते हैं। जैसे अब यहां पर रीचिंग है, मिसप्रिंट है ये, ठीक है, रीचिंग है, रीचिंग होम, ठीक है, रीचिंग होम, आई काम है ये, आई टूक ऑफ माई क्लॉथ्स। देखो रीचिंग में, अब देखिए सिंपल में क्या होता है कि हमको नियम है कि सिंपल में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, तो हमें इसमें 2 फाइनाइट, एक रीच्ड है, रीच की मदद से आप पहचान सकते हैं कौन सा टेंस है। इसमें टूक ऑफ है, आप टूक ऑफ की मदद से पहचान सकते हैं कौन सा टेंस है। यहाँ पर 2 फाइनाइट वर्ब है। अगर इसको हम प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस बदलना चाहें तो इसमें नियम है कि सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, तो इसके लिए नियम कई हैं, ठीक है। तो इसमें आप सिर्फ इतना देखिए, आगे मैं बता रहा हूँ कैसे बता जाएगा। पहले आप देखिए कि एक जो फाइनाइट वर्ब वाला शर्त ये पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो रीचिंग से आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कौन सा टेंस है। इसके पहले आप आई रीच्ड था तो आप पकड़ पा रहे थे कि पास्ट, जो ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग हुआ है। लेकिन जब आप आगे बढ़ जाएंगे सिंपल में, तो जब रीचिंग कर दिया जाएगा तो रीचिंग होम से आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कौन सा टेंस है। तो रीचिंग होम नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज हो गया, और जिसमें टूक ऑफ है इसको फाइनाइट वर्ब में ही रहने देंगे। तो आई टूक ऑफ माई क्लॉथ्स, घर पहुंचा और मैंने अपने कपड़े उतार दिए। तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस में इसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब। मैंने बताया कि सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब का टेंस बताने वाली क्रिया सिर्फ होगी। अब दूसरा कंपाउंड मैंने बताया 2 या 2 से अधिक हो सकती है, लेकिन उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ा जाएगा। तो दूसरा कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस देखिए आपकी, आई रीच्ड होम, आई मिस में रीच में पहुंचा, तो इस रीच्ड से आप पता कर पा रहे कौन सा टेंस है। तो ये हम पता कर पा रहे कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फिर दूसरा फुल स्टॉप लगा है, फुल स्टॉप यहां पर लगा हुआ है, यहां पर फुल स्टॉप नहीं लगा रहेगा क्योंकि बदल दिया गया है। आई रीच्ड होम एंड आई टूक ऑफ, तो फिर एक टूक ऑफ है, ये भी एफ है, ठीक है, आई टूक ऑफ, तो एक टूक ऑफ ये माई क्लॉथ्स। अब देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, इसमें क्या एक ही फाइनाइट वर्ब है या फिर 2 है, तो आप कहेंगे सर 2 है, क्योंकि एक रीच्ड है, एक टूक ऑफ है। इसमें 2 फाइनाइट वर्ब है। अगर 2 फाइनाइट वर्ब है तो सिंपल सेंटेंस हो नहीं सकता, तो सिंपल सेंटेंस नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि आपको कंपाउंड में 2 आर मोर देन 2 जो टेंस वर्ब या कंबाइंड फाइनाइट वर्ब हो सकते हैं। तो एक रीच्ड है, दूसरा टूक ऑफ है। और लेकिन जोड़ा किससे है, इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड के माध्यम से मैंने जोड़ा है, ठीक है। ये कुमुलेटिव कंजंक्शन है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के 4 टाइप्स होते हैं, कुमुलेटिव, अल्टरनेटिव, इलेटिव और एडवर्सेटिव। तो कुमुलेटिव का ही एक जो कंजक्टिव वर्ड है, कंजंक्शन का वर्ड है एंड के माध्यम से, अर्थात कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से मैंने 2 फाइनाइट वर्ब को एक में जोड़ा है। इसमें कोई शर्त नहीं है कि सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब हो। एक ही फाइनाइट का जो शर्त है वो हमारे जो सिंपल सेंटेंस में है। तो इस तरह से कंपाउंड हो गया। तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें फाइनाइट वर्ब से मतलब नहीं है। फाइनाइट वर्ब जो है, फाइनाइट वर्ब 2 आर मोर देन 2 हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो जोड़ने वाली क्रिया है, कंजक्शन की क्रिया है, वो कंजक्शन जो वर्ड है उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में होना चाहिए। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में जैसे मैंने लगाया जस्ट एज, मींस जैसे ही आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा, ठीक है,
यहाँ काम लगाएंगे आई टूक ऑफ माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़े उतार दिए। जैसे मैंने घर पहुंचा वैसे मैंने अपने कपड़े उतार दिए। तो इस तरह से आपका तीसरा हुआ। तो ये जो कंजक्शन है सबऑर्डिनेटिंग है, ये जो कंजक्शन है कोऑर्डिनेटिंग है, और इसमें जो है सिर्फ एक ही सिंपल मतलब एक ही सिर्फ फाइनाइट वर्ब है। तो इस तरह से पूरा तीनों का तुमने नियम कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे हम लोग आगे। अब हम लोग पहले पे चलते हैं, क्योंकि 3 प्रकार मैंने बताया, 3 सेंटेंस, पहला सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरा कंपाउंड। तो हम पहले पे चलते हैं। पहला है आपका सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस पहले इसको देखिए पहले। सिंपल में आप कई चीज का प्रयोग करेंगे। सिंपल में जैसे पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। फिर नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग, मतलब फाइनाइट इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, फिर जिरेंट का प्रयोग करके, एडजेक्टिव का प्रयोग करके, एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग करके, एडवर्ब का प्रयोग करके, एडवर्ब फ्रेज का प्रयोग करके, प्रोनाउन का प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, इन सब चीजों का प्रयोग करके हम प्रेजेंट जो आपका सिंपल सेंटेंस है उसको हम कन्वर्ट करेंगे सिंथेसिस के फॉर्म में, सिंथेसिस सेंटेंस के सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। लेकिन सबका जो 6 नियम मैंने 7-8 नियम बताया, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, जिरेंट, सबके लिए एक कॉमन जो नियम होता है वो ये है। ठीक है, पहले इसको आप लोग देख लेंगे कि एक ऐसा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्या है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें टेंस बताने वाले जो फाइनाइट वर्ब है एक ही हो। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, अगर 2 या 2 से अधिक हो जाए तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर एक ही फाइनाइट वर्ब है तो ही उसका शर्त है, तो ही वह सिंपल होगा। अगर 2 हो जाए या 2 से अधिक जो ये मतलब जो फाइनाइट वर्ब हो जाए तो क्या हो जाएगा, या तो कॉम्प्लेक्स हो जाए या फिर कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड हो जाएगा। अब सिंपल सेंटेंस की शर्त क्या है कि एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, दूसरा 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, जो क्रिया अंत में हो, मतलब जो लाइन अंत में हो, जो टेंस वर्ब अंत में हो, फाइनाइट वर्ब अंत में हो, उसे फाइनाइट वर्ब रहने देंगे, जबकि अन्य को नॉन फाइनाइट में, मतलब जो आखिर में कार्य हो उसको फाइनाइट वर्ब में रहने देंगे। जैसे मैंने इसमें किया था, आई रीच्ड होम, आई टूक ऑफ माई क्लॉथ्स। तो रीचिंग होम कमा आई टूक ऑफ माई क्लास, आई टूक ऑफ माई क्लास से मैं पहचान पा रहा हूँ कि टेंस वर्ब है, फाइनाइट वर्ब रहने दिया। लेकिन जो पहला है आई रीच्ड माई होम, तो आई रीच्ड माई होम को मैंने रीचिंग होम नॉन फाइनाइट में चेंज कर दिया। जो लास्ट वाला है उसको फाइनाइट वर्ब रहने दिया। तो अंत वाला जो वाक्य है, अंत में जो क्रिया हो रही है उसको फाइनाइट वर्ब रहने दिया। जो शुरू में कार्य हो रहा है या फिर जो अन्य जो कार्य हो रहे हैं उसको मैंने नॉन फाइनाइट में चेंज कर दिया। दूसरा है, सभी जरूरी बातें नए सेंटेंस में होनी चाहिए। देखो, जो आवश्यक जो बातें हैं वो नए सेंटेंस में होने चाहिए। जो रिपीटेटिव वर्ड्स है उसको हम हटा देते हैं, तथा जो रिपीटेटिव जो वर्ड्स हैं उनको हम हटा देंगे। जैसे इसमें एक एग्जांपल है, वाक्य है कि दे वेंट टू लखनऊ, वे लखनऊ गए, फुल स्टॉप। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी। तीसरा, दे सा एलिफेंट पार्क देयर। इसमें 3 वाक्य हैं। अब तीनों वाक्य में देखो तो रिपीटेशन किसका है। एक दे हो गया, दे का रिपीटेशन। दूसरा वेंट, लखनऊ इधर भी, लखनऊ इधर भी, इसका भी रिपीटेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हटाना है, इसमें सिर्फ एक ही प्रयोग करेंगे। तो हमने पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है तो मैंने पार्टिसिपल का प्रयोग किया, गोइंग टू लखनऊ। ठीक है, जहां पर द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ यूपी, इसको मैंने लगाया दे सा द एलिफेंट पार्क। अब देर भी जरूरत नहीं है क्योंकि बता दिया गया कहां पर है। तो दे मिस वे जो है, यहाँ पर आपको जो गैर जरूरी बातें थी, मतलब जो 2 बार प्रयोग हुआ है उसको हम एक को हटा देंगे। एक को मैंने रखा है, मतलब जरूरी बातें रखी है और गैर जरूरी बातें, रिपीटेटिव वर्ड्स को मैंने हटा दिया है। तो इस तरह से बन जाए गोइंग टू लखनऊ, द कैपिटल ऑफ यूपी, दे सा द एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट पार्क यहाँ पर रहेगा, एलिफेंट पार्क। ठीक, इस तरह से आपका सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट होगा। अब इसके लिए देखिए, अब इस सिंपल सेंटेंस में 3 है नियम पार्टिसिपल का प्रयोग करके। सिंपल सेंटेंस में पहला जो आपका बनता है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पार्टिसिपल है, इसके बाद इन्फिनिटिव है, सब होगा। तो हम लोग 1 बाय 1 करके चलेंगे। पहला आपका पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पार्टिसिपल का मतलब होता है कि इसमें 3 तरीके से बनाया जाता है। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा परफेक्ट पार्टिसिपल और तीसरा पास्ट पार्टिसिपल। तो जो पहला जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे आप उसमें आईएनजी लगा दो तो आपका क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे गो है, आप फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, उसमें आईएनजी लगा दिया, क्या आ जाओ गोइंग। ठीक है, तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल। सी है, उसमें आपने आईएनजी लगा दिया, सीइंग। ठीक है, सीइंग है, सीइंग देख। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके लिए नियम क्या है, इसके लिए नियम है कि दोनों वाक्य रहेंगे, दोनों ही वाक्यों के सब्जेक्ट
एक हो, मतलब जो दो वाक्य दिया गया है, जैसे इसमें आप देखिए अनुज साय लायन ही रैन में, जो कह रहा है कि दोनों ही वाक्यों को जो सब्जेक्ट हैं जो करता है एक ही हो, या फिर जो पहले के वाक्य का जो ऑब्जेक्ट हो तथा वह वही ऑब्जेक्ट जो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन गया हो, जैसे इसमें। ठीक है। दूसरा नियम कह रहा है कि दोनों वाक्यों की क्रियाओं के बीच टाइम गैप नहीं होना चाहिए। टाइम गैप का मतलब जैसे एक कार्य पूरा होने वाला हो, पूरा होने के पहले ही दूसरा कार्य शुरू हो जाए। ठीक है। तो पूरा होना मतलब टाइम गैप ना हो, अर्थात जैसे ही पहली क्रिया खत्म हो दूसरी क्रिया तुरंत प्रारंभ हो जाए। जैसे इसमें देखिए अनुज सायलायन, अनुज सामिस देखा एलायन में एक शेर को, अनुज ने एक शेर को देखा, तो दूसरा वाक्य कह रहा है ही रैन वे, वो तुरंत भाग गया, ही वो भाग गया। तो ऐसा नहीं है कि इसमें टाइम गैप है, इसमें टाइम गैप नहीं है, क्योंकि जैसे अनुज ने देखा शेर को तुरंत डर जाएगा और तुरंत भागने का प्रयास करेगा। ऐसा है नहीं कि वो रुकेगा फिर इंतजार करेगा, शेर के दांत गिनेगा, ठीक है, शेर के साथ थोड़ा खेलेगा फिर भागेगा, ऐसा नहीं है। अनुज ने अगर शेर को देखा तुरंत डरा और तुरंत भाग गया, तो इसमें टाइम गैप नहीं है। तो यहाँ पर ये नियम फॉलो हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि जो सब्जेक्ट हो, जैसे इसमें अनुज है सब्जेक्ट और ये दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम हो, तो ये ही जो प्रयोग किया गया अनुज के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो हम इसको बदलेंगे, पार्टिसिपल में प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे। तो मैंने बताया कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म हो प्लस आईएनजी लगाना है, तो इसमें लगाया सीइंग। अब ये वाला यहां तक हो गया। ठीक है। एलायन, सीइंग एलायन, ठीक है, अब कामा, फिर ये ही जो है और अनुज। जब भी नाउन और प्रोनाउन में चुनाव की बात आए तो हम नाउन का ही चुनाव करते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे कि करण जो मंदिर गया और वह पूजा किया, दो वाक्य हैं, करण मंदिर गया वह पूजा किया। फिर मैं आपसे अगर प्रश्न पूछूं कि पूजा कौन किया, तो आप लोग वह नहीं बताएंगे, आप बताएंगे करण ने पूजा किया, आपका उत्तर होगा करण पूजा किया। तो इस तरह से जब भी नाउन प्रोनाउन में चुनाव की बात आती है तो नाउन का ही चुनाव करते हैं। तो इस तरह से अनुज यहाँ पर आ जाएगा, सीइंग ए लायन, अनुज रैन अवे। इस तरह से आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। दूसरा है, कह रहा है कि दूसरा जैसे मैंने बताया था कि जो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट हो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन गया हो। तो अनुज साय लायन, अनुज एक शेर को देखा, ये जो लायन है ए लायन, द लायन, देखो अब जो ऑब्जेक्ट इसमें था इसमें सब्जेक्ट बन, क्योंकि कह रहा है कि या फिर पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट हो तथा दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन गया हो। पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट है और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन गया है यहाँ पर। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, अनुज साय लायन, ठीक है, गोइंग। अब यहाँ पर मैंने पार्टिसिपल का प्रयोग किया, दूसरे वाक्य को पार्टिसिपल में चेंज कर दिया, पहले वाक्य को वैसे रहने दिया। ठीक है। तो अनुज साय लायन, अनुज ने एक शेर को देखा, गोइंग में जाते हुए टूवर्ड दी फॉरेस्ट में जंगल की तरफ। तो सामान्यतः क्या होता है जब दोनों वाक्य के सब्जेक्ट एक ही हों, जैसे अनुज अनुज मतलब दोनों अनुज के लिए प्रयोग हुआ है, तो अगर सब्जेक्ट दोनों पहले ही लगे हैं तो सेम हो, तो वहाँ पर जो पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं सामान्यतः वाक्य के शुरू में ही करते हैं। और जब पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन गया हो तो हम पार्टिसिपल का प्रयोग सामान्यतः मध्य में करते हैं। ठीक है। और शुरू में इसका देखिए आप लोग कि जब शुरू में लगे, जब बीच शुरू में लगे सीइंग, तो उसका मतलब होता है जाकर, जैसे सी यहाँ पर है तो जैसे इसमें दे आगे भी है कि जब करें कि जब दोनों वाक्य के सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हों तो पार्टिसिपल का प्रयोग शुरू में करते हैं। और जब दिया हुआ पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के बारे में जब पहले सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है दूसरे का सब्जेक्ट बन जाए तो जो इसका जो अर्थ होगा, यदि देखिए जो पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे का अगर सब्जेक्ट बन जाए तो हम पार्टिसिपल का प्रयोग बीच में करते हैं। जैसे अगर बीच में करेंगे तो इसका अर्थ होगा, जैसे गोइंग है इसका अर्थ है जाते हुए, यदि गोइंग का प्रयोग हम शुरू में किए हुए थे तो आकर, मतलब इसका अर्थ होता आकर, लेकिन बीच में करोगे मतलब जाकर इसका होगा, सॉरी जाकर, और बीच में अगर प्रयोग किया तो जाते हुए। इस तरह से आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कंप्लीट हुआ। ठीक है। दूसरा देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल, आप इसमें एक और एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए जैसे देखो जैसे दे शा दी फ्लेम्स, दे शा दी फ्लेम्स, फुल स्टॉप, दे रैन टूवर्ड्स दी बर्निंग हाउस। देखिए नियम क्या था कि दोनों के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, दोनों का सब्जेक्ट सेम है।
या फिर पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट बन जाए, ऐसा है नहीं, लेकिन ये तो एक नियम फॉलो हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि जो इसमें दोनों में जो है दोनों में एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, तो हम बनाते वक्त देखेंगे। और पार्टिसिपल का प्रयोग शुरू में करना, क्योंकि कह रहा है कि पार्टिसिपल का प्रयोग शुरू में तब होगा जब दोनों का सब्जेक्ट सेम है, तो दोनों का सब्जेक्ट सेम है तो पार्टिसिपल का प्रयोग शुरू में करेंगे। दूसरा कह रहा है कि इसमें जो गैप है टाइम गैप नहीं होना चाहिए, टाइम गैप नहीं है क्योंकि दे द फ्लेम्स, वे लोगों ने कुछ फ्लेम्स मसाल को देखी, जलती हुई लपटों को देखी, तो दे रैन टुवर्ड्स दी बर्निंग हाउस, वे बर्निंग हाउस के मतलब जलते हुए घर की तरफ तेजी से दौड़े, मतलब उधर भाग गए। तो इसमें टाइम गैप नहीं है, देखें और तुरंत भागे, ऐसे नहीं देखने के बाद लोग बैठ गए चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं है, वो तुरंत वहां से भागे। तो क्या हो जाएगा, सीइंग, इसको कैसे बदला जाएगा, सीइंग द फ्लेम्स, सीइंग द फ्लेम्स, कामा दे रैन टूवर्ड्स दी बर्निंग हाउस। इस तरह से आपका वाक्य पूरा हुआ। ठीक है, चलिए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब जो नियम उसमें था कि इसमें वाक्य टाइम गैप ना हो, लेकिन इसमें टाइम गैप होगा। जो परफेक्ट पार्टिसिपल है इसमें टाइम गैप हो सकता है या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे बदलेंगे, हैविंग पहले लगाएंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। एक्टिव वॉइस में हैविंग पहले लगाएंगे उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। पहचान क्या है, जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया तब दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ हो। ठीक है, अर्थात जो टाइम गैप हो वो हो। और नियम क्या है, अनिवार्यतः दोनों वाक्य के सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए। दूसरे और इसमें जो पहले जैसे अब पहले वाले में था, प्रेजेंट पार्टिसिपल में था कि पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट बन जाए, तो वो नियम यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। इसमें सिर्फ एक ही नियम चलता है कि दोनों के वाक्य जो हैं, दोनों के जो सब्जेक्ट, दोनों वाक्यों के जो सब्जेक्ट हैं वो एक होने चाहिए। इसमें कह रहा है कि, और ये नियम हुआ। दूसरा नियम कह रहा है कि दोनों वाक्यों के जो कार्यों के बीच टाइम गैप या तो स्पष्टता हो या होने की संभावना हो, या तो स्पष्ट होना चाहिए या फिर होने की संभावना हो। ठीक है, जैसे इसमें कह रहा है कि अगर एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग, एक्टिव वॉइस का मतलब जैसे इसमें कह दिया कि द सर्वेंट कंप्लीटेड, ये एक्टिव वॉइस में है। अगर कह दे कि जो पैसिव वॉइस, यदि पैसिव वॉइस में हो, अगर पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे इसमें द स्टूडेंट वाज पनिश्ड, तो वाज के बाद पनिशिंग लगता है, पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, लेकिन उसमें पनिश का प्रयोग किया गया है। ये सब जानते हो कि यदि वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, ठीक है, मतलब यदि वाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो सीधा लग जाता है कि हमको वर्ब, मतलब ये पैसिव फॉर्म में है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए इसको, देखिए इसमें टाइम गैप होना चाहिए। दूसरा, दोनों के सब्जेक्ट अनिवार्य हों कि एक ही हों, तो टाइम गैप है। पहले सब्जेक्ट देते हैं द सर्वेंट, यही है, और ही जो वर्क है यही, दोनों जो है एक ही व्यक्ति हैं, दोनों यही भी एक ही व्यक्ति, इसी द सर्वेंट के लिए प्रयोग किया गया है, अर्थात जो सब्जेक्ट है वो सेम है। पहला नियम पूरा हुआ। दूसरा कि वर्क में टाइम गैप है, दो ही चीज़ आपको देखना, वर्क में टाइम गैप है या नहीं है। तो कंप्लीटेड, उसने कार्य पूरा किया, हिज वर्क, अपने कार्य को पूरा किया, कंप्लीटेड हिज वर्क, तो पूरा किया। उसके बाद ही वेंट टू मार्केट, ऐसा नहीं कि कंप्लीट किया तुरंत वहाँ से सीधा भागता चला गया, उसने कंप्लीट किया। इसमें संभावना बन रही है कि हो सकता है रुका होगा, थोड़ा आराम किया होगा, हो सकता है चाय पिया होगा या फिर पानी पिया होगा, तो उसमें कुछ रुकने की संभावना है। वाक्य कह रहा है या तो कार्य के बीच टाइम गैप स्पष्ट हो या फिर होने की संभावना हो। तो इसमें होने की संभावना है कि हो सकता है रुका हो या फिर चाय पिया हो या फिर कुछ भी किया हो, तो इसमें लेकिन संभावना है। तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि शुरू में हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये हैविंग है, वो ये कंप्लीटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, कामा द सर्वेंट वेंट टू द, सर्वेंट इवेंट है, सर्वेंट वेंट टू द मार्केट। इस तरह से आपका पूरा हो जाएगा। अगर यही वाला वाक्य पास्ट मतलब पैसिव फॉर्म में होता है, जैसे इसको दिया है द स्टूडेंट वाज पनिश्ड, वाज के बाद जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ पर पनिश का प्रयोग किया, आप जान जाएंगे कि जो पैसिव वॉइस में फॉर्म में है। तो द स्टूडेंट वाज पनिश्ड, स्टूडेंट को पनिश किया गया इन द क्लास में पनिश किया गया, पनिश हुआ। ही लेफ्ट द स्कूल, ठीक है, स्कूल ही समझ लो या क्लास समझ लो, ही लेफ्ट द, यहाँ क्लास समझ लो या स्कूल समझ लो, ही लेफ्ट द क्लास। तो क्या हो जाएगा, हैविंग, क्योंकि पैसिव रूप में है तो क्या हो जाएगा, हैविंग बीन पनिश्ड, ठीक है, हैविंग बीन पनिश्ड इन द क्लास। जैसे कि यहाँ क्योंकि पास्ट पैसिव फॉर्म में है तो हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन पनिश्ड इन द क्लास द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास। ठीक है,
लेफ्ट द रूम होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। हैविंग पनिश्ड इन द क्लास द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर वैसे क्लास डबल हो गया है, क्लास एक ही बार प्रयोग होना चाहिए। हैविंग बीन पनिश्ड इन द क्लास द स्टूडेंट लेफ्ट द रूम यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट द रूम होना चाहिए, मिस टाइप हो गया है, लेफ्ट द रूम होना चाहिए, यहाँ भी लेफ्ट द रूम होना चाहिए, ठीक। देखिए अगला देखिए, एक और इसमें एग्जांपल देख लीजिए, समझ जाएंगे ज़्यादा। जैसे रामू स्वेप्ट द रूम फुल स्टॉप, ही वेंट टू द गार्डन। ये वाक्य दे दिया। अब इसमें भी टाइम गैप है ना, इसमें भी रामू और ही सेम व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, और इसमें भी टाइम गैप है, तो क्या प्रयोग करेंगे, हैविंग swept the रूम कमा ही, या फिर रामू को लगाएंगे, सॉरी रामू को लगाएंगे। जब भी सब नाउन और उसमें प्रोनाउन में चुनाव की बात आए तो नाउन का ही चुनाव करेंगे। रामू वेंट टू द गार्डन। इस तरह से आपका पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब चलते हैं, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल पे, लास्ट है, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल में होता क्या है। इसमें जो जैसे कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, उसको हम एज एडजेक्टिव प्रयोग करते हैं। जैसे आपका, जैसे इसमें है वेरी नाइस पिक्चर, ठीक है, नाइस पिक्चर, सुंदर तस्वीर, तो ये जो नाइस है इसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। जो वेरी है इसकी विशेषता बता रहा है, वेरी नाइस, तो एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव वेरी है, और जो नाइस है इसके एडजेक्टिव बता रहा है, इसका विशेषता बता रहा है। ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, किसकी विशेषता बता रहा है, पेंटिंग की विशेषता सुंदर है। जो पेन है, पेन की विशेषता कौन बता रहा है, ब्रोकन। अब यही जो ब्रोकन है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसी वर्ब के थर्ड फॉर्म को यहाँ पर एज एडजेक्टिव प्रयोग कर दिया गया है, क्योंकि एडजेक्टिव के प्लेस पर ही ब्रोकन को रखा गया। ब्रोकन जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो जब हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को एज एडजेक्टिव प्रयोग करते हैं तो वहां पर क्या कहलाता है, पास्ट पार्टिसिपल। उसमें क्या होता है, जैसे इसी को देखो, इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव बना देना है, और यदि अकेला, ये इसको हम अकेला कहेंगे, अकेला शब्द हो तो, यदि मतलब कोई अकेला शब्द हो तो उसको नाउन के पहले रखते हैं, सब्जेक्ट मतलब नाउन के पहले रखते हैं, और जब फ्रेज रूप में हो तो उसका प्रयोग नाउन के बाद करते हैं। जैसे इसमें देखो, जैसे इसमें ए ब्रोकन, तो ये एक शब्द है ए ब्रोकन, ठीक है, तो पेन के मैंने सब्जेक्ट के पहले रख दिया। माई लॉस्ट, ये भी लॉस्ट एक शब्द है, तो मैंने इसके पहले रख दिया। लेकिन इसमें ट्रीज लैडन विथ फ्रूट्स, तो ये जो लैडन विथ फ्रूट ये फ्रेज में है, किस में है, फ्रेज में है। अगर फ्रेज में हो तो सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, अगर सिंगल वर्ड में हो तो सब्जेक्ट के पूर्व रखेंगे। तो इस तरह से देखिए, इसमें क्या करेंगे, जो भी वर्ब रहेगा उसका हम थर्ड फॉर्म को उठा करके एडजेक्टिव बना देंगे, बस यही पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, ठीक है। देखिए इधर दोनों वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया, और इसमें एक नियम है कि दोनों वाक्यों में जो प्रयुक्त क्रिया हो, दोनों वाक्यों में जो भी क्रिया का प्रयोग किया गया है, दोनों वाक्यों मतलब किसी एक ही नाउन के बारे में बताता हो। जैसे इसमें देखिए, आई सा सम ट्रीज, द ट्रीज वेयर लैडन विद फ्रूट्स। आई सा सम ट्रीज, ये भी ट्रीज के बारे में ही बात की गई है, और द ट्रीज, और जो वृक्ष थे इसमें भी द ट्रीज के बारे में ही बात की गई है। तो जो बात की जा रही है, अब इस फ्रेज को उठा करके इसको उठाकर इसके पहले रख देंगे, ठीक है। तुम क्या उसको कहेंगे, इसको देखिए, जैसे आई सा सम ट्रीज लैडन विथ फ्रूट्स। अगर ये सिंगल वर्ड होता, लैडन सिर्फ होता, तो लैडन हम ट्रीज के पहले रख देते, लेकिन ये पूरा फ्रेज टाइप में है, तो पूरे फ्रेज को हमने कहा कि नाउन के बाद रखते हैं, ठीक है। अगला वर्ड देखिए, जैसे दे फाउंड दियर कार इट वाज लॉस्ट। अब देखिए, लॉस्ट भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर क्रिया के तीसरे रूप में है। लेकिन जब कार के पहले लगाएंगे, जैसे कार के पहले मैंने लगा दिया कि दे फाउंड, दे वे पाए, देयर मीन्स अपनी लॉस्ट कार। अब यहाँ पर जो लगाए, यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसी को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। एक आप और देखिए, जैसे कि वाक्य हो गया, आई शा ए स्नेक फुल स्टॉप, इट वाज, आई सा स्नेक,
इट वॉज वुंडेड, या फिर इसको पहले इसको बदल लेते हैं, आई सा ए स्नेक इट वॉज वुंडेड। तो जो वुंडेड है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्रिया का तीसरा रूप है, और किसकी विशेषता बता रहा है? सांप की। किसकी? सांप की। तुम इसको पहले रख देंगे पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल बनाते समय, तो आई सा ए, अब ये स्थान यही है क्योंकि जो भी रखेंगे, जो एडजेक्टिव रखेंगे सब्जेक्ट जस्ट पहले प्रयोग होता है, तो ए वुंडेड, वुंडेड स्नेक। तो इस तरह से आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आई सा ए स्नेक, ठीक है। एक और देख लेते हैं, आई सा ए चेयर, फुल स्टॉप, इट वॉज ब्रोकन। तो ये भी यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में है, लेकिन जब इसको हम उठा करके यहां लाएंगे, एज एडजेक्टिव प्रयोग करेंगे, नाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये फिर ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो इसमें क्या इसको कैसे चेंज करेंगे? आई शा ए ब्रोकन, ब्रोकन चेयर। ठीक, इस तरह से आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग पुनः एक बार 2 बार देखिए, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा आपका तब कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको तब समझ में आ जाएगा जब इसका अगला जो वीडियो मैं सिर्फ प्रैक्टिस ही करवाऊंगा। तीनों सेंटेंसों का कम से कम 10-10 वाक्य मैं आप लोग को प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो मुझे लगता है यहाँ से ज़्यादा वहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा आप लोग को। लेकिन फिर भी ये थियरी है, आप नोट्स बना लीजिएगा, और एक 2 एग्जाम्पल थियरी शॉर्ट में, मतलब जो आपका नोट्स हो शॉर्ट में हो, तो आप शॉर्ट्स में एक नोट बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो इसका जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट जस्ट इस वीडियो के बाद मैं लाऊंगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा प्रैक्टिस सेट का ही होगा, तो इसको आप नोट्स बना लीजिए, और जो प्रैक्टिस सेट में दूँ अगला, आप उसको रफ पे प्रैक्टिस कीजिए। नोट्स लंबा ना हो चले, लेंथी ना हो, आपका नोट्स छोटा ही रखो, ठीक है, बुलेट फॉर्म ही रखो। तो ठीक है, मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए इस चैनल से।